आज की वीडियो में हम करेंगे सामाजिक अध्ययन का यूनिट 1। तो मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम सेकंड ईयर का कोर्स कर रहे हैं। तो सेकंड ईयर में क्या होता है ना कि आपको मैथ एंड साइंस ये या फिर सोशल स्टडीज इन दोनों में से एक चीज चुननी होती है। तो यहाँ पर जो है मैं मैथ और साइंस नहीं करा रही हूँ, पहले सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन करा रही हूँ, जिसका यूनिट 1 यहाँ पर आ चुका है। ये फर्स्ट ईयर में नहीं आता, ये आपके लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट होता है जब आप सेकंड ईयर में जाते हैं। तो इस पर ध्यान देना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नया सब्जेक्ट है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, तो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट, इसलिए भी क्योंकि ये भी डिसाइड करता है कि अगर आप 6 to 8 ए टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि डीएलएड और एज जो है आप 8 तक के टीचर भी बन सकते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं वो लोग। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं सीटेट वाले में दे चुकी हूँ कि कौन जो है वो 5th तक का टीचर बनेगा और कौन 6 to 8 अभी टीचर बन सकता है। तो ये सब आप वहाँ पर देख लें और फिलहाल जो है ये देख लें, क्योंकि जब आप 6 to 8 पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर सामाजिक अध्ययन एक अलग ही सब्जेक्ट बन जाता है, जबकि 5वीं तक तो सेम ही रहता है सब कुछ। एक क्लास टीचर ही होता है जो सब कुछ सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। तो अभी सेकेंड ईयर में आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको मैथ और साइंस लेनी है या फिर सामाजिक अध्ययन लेना है। और अगर आप सामाजिक अध्ययन ले रहे हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पर ये यूनिट 1 मैं लेकर आई हूँ। इसे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट ईयर का कोर्स किया है। अगर आपने सिलेबस ना देखा हो तो प्लीज सबसे पहले सिलेबस देखो यार, मतलब सिलेबस देखोगे ना तभी जाके आपको ये यूनिट भी क्लियर होगा कि हाँ मैम क्या पढ़ा रही हैं और पहले यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं साथ के साथ बताऊंगी। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखें और इससे पहले सिलेबस भी जो है वो देख लें, एसएसटी का जो भी आपके सोशल स्टडीज का सिलेबस है सेकेंड ईयर का वो। तो देखिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो यूनिट 1 जो है सबसे पहले उसका नाम देखेंगे। इसका नाम है नेचर ऑफ सोशल स्टडीज एंड करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में सामाजिक अध्ययन की प्रकृति और पाठ्यक्रम संगठन। तो बेसिकली इसमें कोई नई चीज अभी शुरू नहीं होगी, आप सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जो सोशल स्टडीज है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, उसको पढ़ाने के क्या उद्देश्य है। मतलब अभी आपके लिए पढ़ाई नहीं आएगी, उसके अंदर क्या पढ़ना है ये अभी आपके लिए नहीं आएगा। अभी सिर्फ ओवरऑल आएगा कि आपको पढ़ाना क्या है, कैसे है, इसके क्या उद्देश्य हैं, एसएसटी कैसे पढ़ानी है, क्यों पढ़ानी है, ये सारी चीजें इस वाले यूनिट में आएगा। क्योंकि नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि इसका नेचर कैसा है और इसका जो करिकुलम है वो किस तरीके से तैयार किया गया है। अब अगर आगे चलते हैं, हम पहला टॉपिक उठाते हैं जो है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस और सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज, दो चीजें हैं। इन दोनों को ही पढ़ना है। इनकी संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है और फिर क्षेत्र क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। वैसे आपने देखा होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक सामाजिक विज्ञान का भी है। इसलिए अब हम क्या पढ़ लेंगे, सबसे पहले सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं, सीटेट में भी इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको जरूर पढ़ें। देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन और विज्ञान में क्या फर्क है। बेसिकली तो आप सामाजिक अध्ययन ही पढ़ेंगे आगे, जो भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो है सामाजिक अध्ययन की अगर बात करें तो सामाजिक अध्ययन माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। यानी जो कम माध्यमिक कौन सी क्लासेस होती हैं, 5th तक की क्लासेस होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 को इंक्लूड किया जा सकता है। तो जो माध्यमिक होती है ना हमारी क्लासेस 5वीं तक की, उसमें हम पढ़ाते हैं सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज, ठीक है। और ये जो सामाजिक विज्ञान है जिसमें साइंस वर्ड जुड़ा हुआ है, ये उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। जो हमारी 6 से अपर की क्लासेस होती है वहां पर हम इसको टेक्निकली पढ़ाते हैं, वैज्ञानिक तौर पे पढ़ाते हैं, विज्ञान के तरीके से पढ़ाते हैं। क्योंकि 5वीं तक बच्चे की इतनी समझ नहीं होती कि वो वैज्ञानिक तथ्यों को समझ सके, रीजंस को समझ सके, इसलिए हम सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं जिसमें ओवरऑल सारी चीजें होती हैं। दूसरा जो अंतर है कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है व्यक्ति को सभ्य बनाना। इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी रखते हैं कि बेटा क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए समाज में, हमारा जो है वो लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, हमें लोकतांत्रिक होना चाहिए, हमारे अधिकार क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बताते हैं ताकि जो इंसान है वो सभ्य बन सके, बच्चा सभ्य बन सके। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नए प्रयोगों पर
जो है काम किया जाता है या फिर ज्ञान प्राप्त करना होता है। अब बड़ी क्लास में बच्चा आ गया है तो वो एक्सपेरिमेंटली भी सोच सकता है, उसमें ऑब्जर्वेशंस भी कर सकता है कि कोई चीज कैसे हो रही है, अर्थ अपने अक्ष पर क्यों घूम रही है, कैसे घूम रही है, कितनी देर में घूम रही है, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा ना लेवल अप हो जाता है, लेवल अप होता है टेक्निकली, ठीक है। ऐसा नहीं है सामाजिक जो अध्ययन है वो कमतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका अपना ही रोल है। थर्ड जो आपकी आती है यहाँ पर वो है एकीकृत विषय का ज्ञान प्रदान करता है। जो सामाजिक अध्ययन होता है इसके अंदर सारे विषय समाहित होते हैं, एकीकृत इंटीग्रेटेड होता है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है ज्ञान प्रदान करेगा आपको, कोई भी सामाजिक विज्ञान का टॉपिक होगा फिर उसको क्लेरिफाई करेगा, मतलब ज्यादा ब्रॉडली नहीं जाएगा। आगे देखिए, फोर्थ जो अंतर है वो है सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव क्रिया है, कि हम इंसान लोग क्या क्रियाएं कर रहे हैं, हमारी क्रियाओं से पर्यावरण को क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे पोल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीजें। जबकि जो सामाजिक विज्ञान है उसका केंद्र बिंदु क्या है, खोज और प्रयोग करना। आप भी नए नए खोज करिए, अब ये माध्यमिक क्लास का बच्चा तो कर नहीं सकता, तो उच्चतर क्लास के बच्चे करेंगे ना ये खोज या फिर प्रयोग करना। उसके बाद ये जो हमारा सामाजिक अध्ययन होता है ये अनुदेशात्मक कार्य करता है। टीचर यहाँ पर अनुदेश देता है कैसे करना है काम, क्या क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, बताता है। जबकि सामाजिक विज्ञान में सार्थकता और सामाजिकता का कार्य किया जाता है। आगे चलो, जो सामाजिक अध्ययन है वो हमारा कैसा है, व्यवहारिक है और सूचनात्मक है। व्यवहारिक यानी हमारी रियल लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है, जबकि ये जो हमारा विज्ञान होता है वो सैद्धांतिक है। कई चीजें हम नहीं देख पाते लेकिन पढ़ते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, हमने नहीं देखा घूमते हुए, लेकिन ये सिद्धांत है तो हम इसे मानते हैं। तो 5वीं क्लास तक का बच्चा जो होता है, माध्यमिक क्लास का बच्चा, उसके माइंड में इतने क्वेश्चन आएंगे कि वो इन चीजों को ही समझ नहीं पाएगा। तो उच्चतर क्लासों में ये पढ़ाया जाता है जो विज्ञान होता है। अगला जो है हमारा, इसके अंतर्गत विषयों और बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा सीमित होता है। जो बौद्धिक स्तर होता है ना, जो बुद्धि का यहाँ पर यूज करना है, वो थोड़ा सा सीमित हो जाता है सामाजिक अध्ययन में। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम सैद्धांतिकली कुछ नहीं पढ़ा रहे होते। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की, तो इसके अंतर्गत विषयों का बौद्धिक स्तर उच्च हो जाता है और इसका क्षेत्र और व्यापक हो जाता है और फिर सार्थक भी हो जाता है। तो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंसेस हैं जो 7 मैंने बता दिए हैं। पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चन आई है, 10 नंबर में आप 5 पॉइंट भी लिखते हैं क्लियर करके तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा वो है इसकी कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने कहा था ना, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन हम सिर्फ अंतर पढ़ेंगे, बाकी हमें जो भी पढ़ना है वो सामाजिक अध्ययन को पढ़ना है, ना कि सामाजिक विज्ञान को। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, सामाजिक अध्ययन क्या होता है। सामाजिक अध्ययन मुख्यतः मानवीय संबंधों का अध्ययन है। मानवीय संबंध, लोगों का आपस में जो संबंध है, ऐसा खून का रिश्ता वाला संबंध नहीं, कैसे दूसरे पर निर्भर हैं ये। इसमें सामाजिक क्रियाशीलता भी निहित होती है, यानी जो समाज में जो चीजें घटित हो रही है वो भी इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। यह व्यक्ति और समाज अध्ययन है। देखिए सामाजिक अध्ययन है ना, तो समाज का तो अध्ययन होगा ही, और समाज में रहता कौन है, व्यक्ति। तो व्यक्ति और समाज ये दोनों का ही अध्ययन है। यह व्यक्ति का संपूर्ण वातावरण, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिकता के साथ संबंधों का अध्ययन है। मतलब हम इंसान किस तरह से अपनी प्रकृति से जुड़े हैं, वातावरण से, इतिहास क्या है, सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या है, राजनीतिक और नागरिकता के साथ हम कैसे जुड़े हुए हैं। एसएसटी जो है हमारी, सोशल स्टडी जो है हमारी, हम इसके अंदर यही पढ़ते हैं। और क्या होता है भाई सोशल स्टडीज, यह व्यक्ति यानी मनुष्य तथा समाज के प्रति अनुकूलन के साधनों का अध्ययन है। वही बात है, समाज और जो बाहर चीजें हैं हमारी जिनके साथ हमारा परस्पर संबंध है, उसका ये एक अध्ययन होता है। सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उनके समुदायों का अध्ययन है। मनुष्य और जो उनके समुदाय हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर बने हुए कम्युनिटीज, उन सबका अध्ययन हम करते हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। लेकिन पेपर में अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें परिभाषा भी लिखनी होती है ना, जैसा मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको बताया और कराया था। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर आपको 2 परिभाषाएं बता रही हूँ, एक जेम्स हमिन की और एक वेल्से की। आपको जो सुटेबल लगे आप याद कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, ताकि आपको आगे पेपर में काम आए। देखिए नोट्स अभी से बनाएंगे ना तो एग्जाम टाइम पे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार नोट्स निकालो और रिवीजन कर लो, ठीक है। तो पहला जो परिभाषा है हमारे जेम्स हमिन ने दिया, उन्होंने कहा कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक,
इतिहास पढ़ते हैं ना हम सामाजिक अध्ययन में। भौगोलिक यानी कि भूगोल हो गया, और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये जेम्स हमिंग साहब ने कहा था। अब देखते हैं वेल से क्या कह रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर संकेत करता है, मतलब ये ऐसा विषय है जिसके मूल तत्व प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। सामाजिक अध्ययन है, इसलिए सामाजिक शब्द पर बहुत ज्यादा यहाँ पर जोर दिया जाएगा। चलिए, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। बात करें नेचर की, प्रकृति की, कि इसका नेचर कैसा होता है सामाजिक अध्ययन का, तो ये मानव जीवन का अध्ययन है, ये हमने कॉन्सेप्ट में भी समझ लिया। दूसरी चीज, ये एकीकृत अध्ययन है, बिल्कुल ठीक। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड लर्निंग है। इसके अंदर हम अदर सब्जेक्ट्स को भी रिलेट करके, को रिलेट करके पढ़ते हैं, अपनी लाइफ को भी हम को रिलेट करके यहाँ पर पढ़ते हैं। तीसरी चीज, ये मानवीय संबंधों का अध्ययन है। चौथी चीज, ये सामाजिकता का विकास है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन पढ़ने से क्या होता है कि सामाजिकता भी हमें समझ में आती है कि समाज में क्या चीज सही है, क्या गलत है। तो सामाजिकता का विकास भी अपने आप ही होने लगता है कि हमें जो है बहुत ज्यादा गंदगी नहीं फैलानी, पोल्यूशन नहीं करना है, तो बहुत सी चीजें समझ में आती हैं बच्चों को। इसका अध्ययन क्षेत्र व्यापक है, यानी ये काफी ही व्यापक है, बहुत बड़ा है। आप देखिए कि सामाजिक अध्ययन के अंदर ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब इकोनॉमी, सारी चीजें आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स ये व्यापक ही होगा। तो ये नेचर है इसका। ये 5 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। पॉइंट्स वाइज ही मैं जो है सारा कोर्स कराती हूँ, और कराया भी है और कराऊंगी, क्योंकि देखिए डीएलएड ऐसा कोर्स है ना, पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तभी मार्क्स मिलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 पॉइंट लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखिए। कई बार क्या होता है 10 नंबर में भी आपको 5 पॉइंट लिखने होते हैं, क्योंकि 5 ही पॉइंट है, तो ज्यादा पॉइंट कहाँ से लाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ, आपको इन पॉइंट्स को इलेबोरेट जरूर करना है 4-5 लाइंस में, क्योंकि ऐसे 5 पॉइंट लिख के आ जाएंगे तो 10 नंबर तो नहीं मिलेंगे ना। तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, वो आप खुद एक्सप्लेन इसको करेंगे, इतना काम तो करना पड़ेगा भाई। अब बात करें क्षेत्र की, यानी स्कोप की। सामाजिक अध्ययन के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। इसके अंदर देखिए सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, तो ये एक इसका स्कोप हो गया कि आप इसमें सामाजिक क्रियाओं को समझते हैं। मानवीय संबंधों का अध्ययन है, देखिए स्कोप और नेचर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, कुछ पॉइंट सेम ही चल जाते हैं। कला और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध यहाँ पर हम जानते हैं। भौतिक वातावरण के बारे में जानते हैं। व्यवहारिक वातावरण क्या है, वो भी इसका स्कोप है, यानी ये भी क्षेत्र जो है सामाजिक अध्ययन के अंदर ही आएगा। मार्गदर्शन कराना, इतिहास की समझ, जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस हैं, वो भी हम सामाजिक अध्ययन के अंदर ही पढ़ते हैं, ये भी उसका ही क्षेत्र है। नागरिक शास्त्र यानी लोक प्रशासन जो है, वो भी इसका क्षेत्र है। सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन, देखिए पर्यावरण अध्ययन जो है ना, वो भी इसी के अंदर चला जाएगा। तो ये जो आपके 10 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र। इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और पेपर में जो है एज इट इज लिखना है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, बस हो गया काम। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है सामाजिक अध्ययन के शैक्षिक उद्देश्य, यानी क्यों पढ़ाएं भाई सामाजिक अध्ययन, हम बच्चों को क्यों पढ़ाना है, क्या उद्देश्य है इसके। तो आवश्यकता क्यों है, उद्देश्य क्या है, जरूरी क्यों है, इन सब में सेम पॉइंट आएगा भाई। उद्देश्य और आवश्यकताएं कुछ खास अलग नहीं होती, देखा जाए तो दोनों ही सेम होते हैं। तो क्या होता है भाई, क्यों जरूरी है, शैक्षिक उद्देश्य क्या है इसके। सामाजिक भावना का विकास करना, सामाजिक अध्ययन पढ़ाना यानी सामाजिक भावना का हमें विकास बच्चों में करना है। प्रजातंत्र की शिक्षा प्रदान करना, जो हमारा लोकतंत्र है उसकी। अपनत्व की भावना का विकास करना। उत्तम नागरिकता प्रदान करना। सामाजिक विरासत और समस्याओं का ज्ञान देना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। समस्या समाधान की योग्यता की, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। परस्पर निर्भरता, कैसे हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, पेड़ों पर हम निर्भर हैं, पेड़ हम पर कैसे निर्भर हैं, ये सारी चीजें। समायोजन की भावना, कैसे मिलजुल कर रहना है, समाहित होकर रहना है। और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। देखिए सर्वांगीण विकास तो हर एक सब्जेक्ट का जो है उद्देश्य होता है, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा का ही उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास है। तो ये भी उद्देश्य हो गया। तो यहाँ पर भी मैंने आपको 10 पॉइंट्स बता दिए हैं, तो चाहे नंबर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन आए, आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही आता है।
सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध, यानी आप कैसे सोशल स्टडीज और दूसरे विषय या सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। हमने कहा था ना ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, एकीकृत है, तो ये कैसे है ये बताना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक एक करके सारे सब्जेक्ट के साथ देखेंगे कि ये कैसे एकीकृत है। पेपर में क्या होता है, कई बार बोल देगा ये कि सामाजिक अध्ययन किस प्रकार भाषा और साहित्य से एकीकृत है। तो मैं यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट करा देती हूँ पेपर में, चाहे वो भाषा पूछे, चाहे वो अंग्रेजी पूछे, चाहे वो मैथ पूछे। आपको क्या करना है, बस अपना आंसर तैयार रखना है। तो भाषा और साहित्य की अगर बात करें तो कैसे यहाँ पर सामाजिक अध्ययन जरूरी है भाई, देखिए भाषा व साहित्य संबंधित कौशल एवं योग्यताओं का विकास करता है। अगर आप सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं तो उसमें भी जो होती है थियोरेटिकली चीजें होती हैं, तो उससे क्या होता है कि भाषा व साहित्य संबंधित कौशलों का विकास भी बच्चों का होता है। और क्या होता है, लेख, कविता, भाषण, वाद विवाद। आप देखिए सामाजिक अध्ययन में भी हम लेख लिखवाते हैं, पर कविताएं लिखते हैं पर्यावरण के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, है ना, और भाषण देते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, विषय वस्तु प्रदान करना, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण पे कई बार वाद विवाद होता है ना, और क्या करते हैं हम लोग पर्यावरण संरक्षण पे, पानी कैसे बचाना है, इस पर बच्चे पोएम्स लिखते हैं। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की सांस्कृतिक धरोहरें, इन सब के ऊपर लिखे जा सकते हैं। तो ये भाषा और साहित्य से रिलेटेड हो गया। भाषा एवं साहित्य और सामाजिक अध्ययन दोनों समाज और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही। भाषा व साहित्य जो मूल्य होते हैं, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और कल्पना करना, ये सारी चीजें भाषा साहित्य में भी जरूरी हैं और साथ ही साथ हमारे सामाजिक अध्ययन में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये तरह से इंटीग्रेटेड हो गया भाषा साहित्य और सामाजिक अध्ययन। चलिए आगे बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान तो आपने पहले ही देख लिया कि सामाजिक अध्ययन के अंदर ही क्या है, विज्ञान। सामाजिक विज्ञान तो उससे भी व्यापक है, जो उच्चतर क्लासों में पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक अध्ययन की गतिविधियों का विश्लेषण करना। मान लीजिए कोई चीज आपने पढ़ ली, लेकिन उसको विश्लेषण कैसे करेंगे, तब आपको विज्ञान की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। सामाजिक अध्ययन के अंदर भी विज्ञान है। विज्ञानियों ने ही तो बताई सारी चीजें कि ग्रह जो है वो सूरज के चक्कर काट रहे हैं, तारा मंडल क्या है, नक्षत्र मंडल क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं विज्ञान से ही रिलेटेड हैं, जो हमारा भूगोल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण, तापमान, घूर्णन, परिभ्रमण। देखिए पर्यावरण जो होता है हमारा, उसका तापमान, टेम्परेचर वगैरह नापना किसके अंदर आता है, विज्ञान के अंदर आता है। और विज्ञान का समाज के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल। और सामाजिक मुद्दों पर वैज्ञानिक विश्लेषण जरूरी होता है, जैसे ऊर्जा संकट हो गया, ईंधन संकट, परिवहन की समस्या। इन सारे मुद्दों को वैज्ञानिक शोध और विश्लेषण का विषय बनाया जा सकता है। तो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। बात करें गणित की, तो भाई मैथ कैसे जुड़ी हुई है, सामाजिक अध्ययन में मैथ का क्या काम है, बिल्कुल है, बिल्कुल जरूरी है भाई। गणितीय गणना क्रियाओं और समाज में प्रयोग कर। समाज में क्या गिनतियों का प्रयोग नहीं होता, क्या होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो गणना है, गणितीय क्रियाएं हैं, वो समाज में ही रहती हैं। हर छोटी छोटी चीजों के लिए हमें गिनती करनी होती है। अगर पेड़ भी है तो हमें पेड़ों को गिनना है, कितने पेड़ हैं। तो जब गिनती ही नहीं आती होगी तो आप सामाजिक अध्ययन भी कैसे पढ़ पाएंगे। सामाजिक अध्ययन क्या होता है, अब देखिए कि सामाजिक विज्ञान के जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि बजट आप किसमें पढ़ते हो, पॉलिटिकल में पढ़ते हो। मूल्य सूची, मतदान प्रक्रिया, ये भी पॉलिटिकल में पढ़ते हो। तो जो मतदान प्रक्रिया है, इसमें गणित आवश्यक नहीं है क्या। आपने वोट ले लिए पॉलिटिकल साइंस में, अब उसको गिनने के लिए तो मैथ चाहिए ना। तो मैथ और सामाजिक अध्ययन दोनों ही को रिलेटेड हैं। इसी प्रकार गणितीय अवधारणाएं जैसे समय, दूरी, अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, ये सारी चीजें हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, मैथ को भी इसमें जोड़ना पड़ता है। गणित का उपयोग अंततः सामाजिक भलाई के लिए आवश्यक है। गणितीय साक्षरता बेहतर, सतर्क और जागरूक सामाजिक नागरिक और उपभोक्ता बनाता है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स जो है वो उसमें जुड़ा हुआ है। एक और सब्जेक्ट है हमारा कला और सौंदर्य, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, इस कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार जो है सामाजिक अध्ययन वो कला एवं सौंदर्य विषय के साथ एकीकृत किया जा सकता है। तो देखिए समाज की जो प्रकृति है, कार्य, विकास और उपलब्धि, इस कला और सौंदर्य जैसे कि चित्र, वस्तु कला, संगीत, इस पर निर्भर करती है। अब सामाजिक अध्ययन के अंदर ही तो हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ पे कौन सी चित्रकला और वस्तुकला जो है हमारे जितने कुतुब मीनार कैसे बना हुआ है, ताजमहल कैसे बना हुआ है।
तो वो कला और सौंदर्य का एक भाग हो गया, साथ ही साथ वो पर्यावरण अध्ययन का भी भाग हो गया। सांची स्तूप देख लो, ताजमहल, हाथी गुफा देख लो, आदि जितने भी कला और वास्तु जो भारतीय इतिहास व संस्कृति को दर्शाते हैं। किसी समाज की संस्कृति, परंपराएं, मूल्य आदि उसके कला और सौंदर्य के विषय वस्तु का निर्माण करते हैं। क्योंकि देखो समाज की बात हो रही है, सामाजिक अध्ययन है, और इसके अंदर जो संस्कृति और परंपराएं होती है वो कला और सौंदर्य के माध्यम से ही तो पता चलता है। तो बिल्कुल ये तो एकदम जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जो कला सौंदर्य है वो सामाजिक अध्ययन से चिपका हुआ है। कला व सौंदर्य गतिविधियां भारतीय समाज की ही तरह भिन्न भिन्न हो सकती हैं। आगे चलते हैं, एक और सब्जेक्ट है कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे आप। तो इसके साथ आप कैसे जोड़ोगे कि सामाजिक कल्याण एवं विकास में व्यक्ति की उत्पादक क्षमता का योगदान। कार्य अनुभव में हमने यही पढ़ा था ना, उत्पादक क्षमता यानी हाथों से कोई चीज बनाना, उत्पादन प्रक्रिया में अपना जो है हाथ बटाना या फिर योगदान देना, है ना, कुछ बनाना, कोई भी व्यक्ति खाली ना रहे। कार्य अनुभव मतलब कुछ करके सीखता रहे, तो वो भी तो सामाजिक अध्ययन के अंदर ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंदर ही पढ़ते हैं ना, उत्पादकता, उत्पादन, प्रोडक्शन, सारी चीजें। कार्य अनुभव सामाजिक आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है, बिल्कुल, और सामाजिक विज्ञान बालक के उत्पादक कौशलों में भी विकास करता है। कार्य अनुभव की विषय वस्तु जैसे कि श्रमिक, शिल्प, देखिए कार्य अनुभव में पढ़ा था हमने श्रमिक क्या होते हैं, शिल्प क्या होता है, ये सामाजिक विज्ञान का भी विश्लेषण करता है। कार्य अनुभव क्रियाएं जैसे कि कृषि, सिलाई, यंत्रों की मरम्मत बालकों को सामाजिक योगदान में सहायता करती है। तो जहां समाज से कोई चीज जुड़ेगी, अपने आप ही सामाजिक अध्ययन से भी वो जुड़ जाएगी। एक और है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से। समाज या सामाजिक व्यवस्था के विकास के लिए इसके सदस्यों का स्वास्थ्य स्तर आवश्यक है। अब बात करें समाज की, तो क्या समाज एक स्वस्थ समाज होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल है। अगर समाज स्वस्थ नहीं है तो फिर वो समाज भी नहीं कहलाएगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। स्वास्थ्य भी शिक्षा व आय की ही भांति समाज का विकास का एक मानक है। विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्य जैसे संतुलित आहार, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य वातावरण, ये सब क्या है? सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का विषय है। ये सामाजिक अध्ययन में भी हम लोग पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा व सामाजिक अध्ययन में एक तथ्यात्मक संबंध है। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेट हो गए। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का निर्माण व संगठन में निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखा गया। क्वेश्चन आएगा किन बातों का ध्यान रखा गया, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट लिखने हैं। पहला, बालकों को केंद्र मानकर सिद्धांत, मतलब बालक को केंद्र माना जाएगा। यहाँ पर बालक की आसपास की चीजें ली जाएंगी जो उसकी लाइफ से रिलेटेड होगी, जो उन्होंने देखा होगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी क्रियाएं करके या फिर भ्रमण करके, मतलब प्रैक्टिकली चीजें होंगी। पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत है, क्योंकि वातावरण जो सामाजिक अध्ययन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्यावरण का, तो इसको भी केंद्र मानना है। मानव संसाधनों को समझने संबंधी सिद्धांत कि मानव और जो संसाधन है हमारे, कौन से संसाधन खत्म हो सकते हैं, कौन से बचाने हैं हमें, कौन से संसाधन दोबारा बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे, ये सारा सिद्धांत यहाँ आएगा। समुदाय को केंद्र मानने का सिद्धांत, सामाजिक समुदाय की बात हो रही है यहाँ पर। समवाय का सिद्धांत यानी जीवन से संबंधित होना चाहिए। रुचि का सिद्धांत यानी रुचि हो जो बच्चों की, ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, हर व्यक्ति जो होता है अलग होता है, तो उसको ध्यान में रख के काम करना है। उपयोगिता का सिद्धांत, जो भी कराया जाए उसकी कोई ना कोई उपयोगिता हो, यूटिलिटी मिले, लाइफ में यूज हो। लचीलेपन का सिद्धांत, ऐसा ना हो कि हमारा जो पाठ्यक्रम हो बिल्कुल ही कठोर हो जिसमें चेंजेस आ ही ना सके, तो हम अपने हिसाब से शिक्षा विधियों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, जो शिक्षण विधियां होती हैं। अगला टॉपिक है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम आयोजन के दृष्टिकोण या फिर उपागम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 उपागम आ जाते हैं, जो 4 दृष्टिकोण आ जाते हैं। पहला है अनुशासन केंद्रित, यानी कि अनुशासन केंद्रित, देखिए ये तो पॉइंट हो गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि विषय वस्तु एक क्रम में आगे बढ़ती है। विषय वस्तु को एक क्रम में सीरीज से पढ़ाते हैं। पहला ही चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर दूसरा ही चैप्टर पढ़ाएंगे, इस तरीके से हम सीरीज में काम करते हैं। सेकंड होता है मुद्दे केंद्रित, यहाँ पर मुद्दों को ध्यान में रखकर समकालीन और तत्कालीन मुद्दे का जीवन से संबंध जो हम बताते हैं। मान लीजिए कि अभी हम कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड कोई चीज है जो हिस्ट्री में हो चुका है,
इतिहास में पहले हुआ है तो हम उससे जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जीवन से संबंधित करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई कहीं पे पेड़ कट रहा है तो किसी ने लड़ाई कर दी कि नहीं हम पेड़ नहीं कटने देंगे, तो हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि हाँ बेटा ऐसा एक बार और हुआ था, चिपको आंदोलन, फिर उसका सन बताएंगे कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ऐसे जो ना बच्चों को मतलब लॉन्ग टाइम याद रहेगा और समझ में आएगा और जीवन से भी रिलेटेड रहेगा। थर्ड जो उपागम है वो एकीकृत उपागम, यानी एक से अधिक शिक्षकों द्वारा विषय को एकीकृत करना। मतलब कि मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे पर्यावरण अध्ययन में हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, सिविक्स भी आती है, तो एक से अधिक शिक्षक जो होंगे वो उसको पढ़ा सकते हैं आकर। उसके बाद आता है अंतः विषय उपागम, यानी कि 2 व अधिक विषयों को जोड़ देना। जैसे कि राजनीति और अर्थशास्त्र को जोड़कर राजनीतिक अर्थशास्त्र पढ़ा दिया जाए, एक साथ पढ़ा दिया जाए। 5वीं तक तो यही होता है ना, पूरा जो हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ मिक्स करके पर्यावरण अध्ययन दे दिया जाता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से इसके 4 मेन उपागम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन जो है वो किस तरीके से करेंगे आप, तो इसमें क्या क्या होगा, विद्यार्थी प्रगति सूचक आप यूज करेंगे उन सूचकों को जिनसे ये पता चले कि विद्यार्थियों ने कितना हासिल किया, कितना उन्होंने जो है अर्जित किया पढ़ाई करके, कितना सीखा है क्लासरूम में। कमजोरियां जानना, मेन चीज आप उनकी कमजोरियों को पढ़ेंगे, इवेल्युएट करके कि कमजोरी कहाँ है, कहाँ पर चूक हो गई, कहाँ पर हमें बच्चे को ध्यान देना है। तीसरी चीज रुचियों की जानकारी कि बच्चा किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कर रहा है, उसकी रुचि किधर है। योग्यताएं जानना, बच्चों में कुछ खास योग्यताएं होती हैं जो कि मूल्यांकन करने से ही पता चलेंगी। और स्तर निश्चित करना कि बच्चा किस स्तर पर है, उच्च स्तर पर है, निम्न स्तर पर है या मध्य स्तर पर है, फिर उसी हिसाब से हम शिक्षण विधियां अपनी प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये छात्रों को औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की अपेक्षा करता है, ये मफात ने कहा था। यह है डेफिनेशन। तो मूल्यांकन का जब भी टॉपिक आएगा या फिर पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप एक डेफिनेशन जरूर लिख देंगे। मफात की जो ये डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये छात्रों को औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की अपेक्षा करता है। तो ये चीजें जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। उदाहरण के लिए अब देखिए, मूल्यांकन कैसे करोगे आप, मौखिक परीक्षाएं ले सकते हैं, निबंधात्मक परीक्षाएं ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ, मतलब तीनों टाइप के आप जो है एग्जाम्स ले सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, रेटिंग स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने 4-5 बता दिए हैं, और भी हो सकता है, अगर आपको मालूम हो तो कर दें। बाकी जो हमारा यूनिट 1 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये था सामाजिक अध्ययन का यूनिट 1, सेकेंड ईयर हम यहाँ पर अब कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, कोई टॉपिक रह गया हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं।